Hello students, I am Shiva Dinkar. I welcome you to the channel The Maths Decode. इस वीडियो में पढ़ने वाले वेक्टर के बारे में और स्टूडेंट्स की काफी कंफ्यूजन रहती है वेक्टर को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद तो कंफ्यूजन रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है, तो बिल्कुल धैर्य से देखना और मन बना के बैठना, मजबूत करके सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में हम वेक्टर में, वो सभी के सभी आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और बारी बारी से हर किसी को समझेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है वेक्टर को लेकर तो पूरा देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। इसके बावजूद अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो उस कंफ्यूजन को, उस डाउट को आप कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि उस पर बहुत जल्दी एक वीडियो बना दूं और उसको आप देखकर अपनी कंफ्यूजन दूर कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए चलें अपने टॉपिक पर। ओके, तो जो सबसे पहला अपना इसमें आता है वो आता है टर्मिनोलॉजी, कि वेक्टर की टर्मिनोलॉजी क्या क्या है ना। कि वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है किसी वेक्टर का, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर तो बेसिकली अगर वेक्टर की बात की जाए तो तुमने 2D में एक लाइन पढ़ी थी। सपोज कीजिए अपने पास ये एक लाइन है और जो कि इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई है, पता नहीं कहां से इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये लाइन है ए बी, इस लाइन सेगमेंट को हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली एक अपने पास लाइन है, अगर इस लाइन की डायरेक्शन भी बता दी जाए तो इस डायरेक्टेड लाइन को हम वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है कि वेक्टर किसे बोलते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन को हम वेक्टर बोलते हैं और इस वेक्टर को हम बोलते हैं वेक्टर ए बी। क्या बोलते हैं इसे, वेक्टर ए बी, या फिर इसे एक नाम दे देते हैं, हमने इसको नाम दे दिया वेक्टर ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक डायरेक्टेड लाइन है, इस डायरेक्टेड लाइन को वेक्टर बोलेंगे और ये जो मैंने एरो लगाया है ना, ये इसकी डायरेक्शन बताता है कि ए से बी की तरफ इस वेक्टर की, इस डायरेक्टेड लाइन की डायरेक्शन है। और इस डायरेक्टेड लाइन को हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया है वेक्टर ए से। तो ये तो होता है अपना कि वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है और कुछ नहीं होता, इसमें कोई कंफ्यूजन रखने वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ना। यहां बताते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो वेक्टर हमने बनाया है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, यानी कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है। वेक्टर ए बी हमने बनाया था, इस वेक्टर ए बी की लेंथ, और इसको दिखाते हैं हम मोड से। मोड ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब इस वेक्टर ए बी की लेंथ कितनी है, और वो है ए बी, है ना। इस डायरेक्टेड लाइन की लेंथ ए बी ही तो है। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये पता कर रहे हैं कि उस वेक्टर की लेंथ कितनी है। अभी यहाँ तो हमें ओरिजिन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम जनरली किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि वो वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी डिस्टेंस पर है। तो बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना, लेंथ फाइंड करना, ये सब हम मैग्नीट्यूड निकालने पर करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का, ये दो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बोलते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। नंबर तीसरे पर आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो बेसिकली स्टूडेंट्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब सपोज कीजिए लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर, लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर। हमने माना कि जो ये वेक्टर ए है कोई भी वेक्टर हो सकता है, इफ इस वेक्टर ए का मोड 1 के इक्वल है, देन हम बोलते हैं कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। देन वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। तो बात समझ में आई कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। निकालते हैं कैसे वो तो मैं अभी आगे बताऊंगा। होता है क्या यूनिट वेक्टर, ये आपको पता चल गया। तो यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। तो इसके बाद आता है आपका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। क्या आता है आपका स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, देखो बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ। ये अपने पास एक ऊपर वेक्टर ए बी आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन।
तो ये जो वेक्टर ए बी है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि दिस पॉइंट, पॉइंट ए, इस पॉइंट को बोलेंगे हम इस वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट। और ये वेक्टर ए बी जहां पर जाकर एंड हो गया है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ए बी। तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब आपको। इनिशियल पॉइंट का मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, और टर्मिनल पॉइंट का मतलब जहां पर वेक्टर टर्मिनेट हो गया है। तो आपको ये बेसिक आइडिया लगा। अभी इसके बाद स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी रह गई है, उसको भी बता देता हूं मैं। ये आपको आइडिया लगा कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे, मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है यूनिट वेक्टर की, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं किसी वेक्टर के, ये आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या आता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिएगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। दोस क्वांटिटीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दोस क्वांटिटीज which have only magnitude, है ना। वे क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या वे क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जिनको मेजर करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वे ही क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे कि लेंथ। कभी भी हम लेंथ मेजर करें, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलोमीटर सड़क, 2 किलोमीटर रोड, आई मीन रोड, तो ये बेसिकली मेजर करने के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। तो लेंथ एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आप जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एरिया फाइंड करना है, तो भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जो करंट होता है अपना, करंट। तो बेसिकली वे क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, या जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज तो वे क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, और साथ ही उनमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। या वे क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है। यानी कि दोस क्वांटिटीज यहाँ पे लिख देते हैं हम, दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज आपको समझ में आया कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपको जानते ही होंगे तो आप, कि सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बाद आता है अपना फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स भी किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगेगा, तो इसलिए फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये भी आपको आइडिया लग चुका है। ओके। अब अपने आगे कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है। ये आता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए सबसे पहले हम एक 3D प्लेन बना लेते हैं। 3D प्लेन, ये अपना 3D प्लेन हो गया। और आप इसको जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बन चुकी है। लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके। हाँ जी, चलिए हम चलते हैं इसमें। हम क्या पढ़ने वाले थे, पोजीशन वेक्टर। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट मानते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट पी। और ये पॉइंट पी हो गया अपना, मान लेते हैं हम एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है। पॉइंट पी हो चुका है एक्स वाई जेड, और हमने क्या किया ना, इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दिया है। हमने इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाया, और इसकी डायरेक्शन भी बता दी। तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे लिखते हैं, मैं वो बताता हूं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो वो हो जाता है आपका वेक्टर ओपी।
ठीक है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तगड़ी बात नहीं है इसमें किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने में। सिंपली एक पॉइंट गिवन होगा, पी क्यू आर जो भी होगा, उसका पोजीशन वेक्टर सिंपली विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है क्यू, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, मान लेते हैं x1 y1 z1। पोजीशन वेक्टर बताते टाइम हमें इनके कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट Q है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q वो बन जाएगा आपका विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वेक्टर OQ। कोई भी देखो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट R, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 y2 एंड z2, x2 y2 एंड z2। अब इस पॉइंट R का भी आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यहाँ पे डायरेक्शन बनाने की जरूरत है, ओके। हाँ जी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अब तो आप बता सकते हो, वेक्टर OR। तो ये होते हैं पोजीशन वेक्टर्स। इनको कुछ नाम भी दे सकते हैं हम अगर चाहें तो अपनी कन्वीनियंसी के लिए। इसको हम वेक्टर P बोल देते हैं, इसको हम वेक्टर Q बोल देते हैं, और इसको हम वेक्टर R बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सिंपली वेक्टर OP, वेक्टर OQ, वेक्टर OR, इससे ज्यादा पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही होता है, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अगर हमें लाइन सेगमेंट दे दिया जाए, लाइन सेगमेंट बोलो, या फिर ऐसा समझो कि हमें दो पॉइंट दे दिए जाए और उन दो पॉइंट से हमें पोजीशन वेक्टर बताना हो, क्या समझे, अभी तो हमें केवल एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, बहुत सिंपली सिंपली हमने उसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब हमें दो पॉइंट दे देगा, दो पॉइंट दे देगा, या ऐसे बोलो कि एक लाइन सेगमेंट दे देगा, उस लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट होंगे, उस लाइन सेगमेंट का उन दो पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, पोजीशन वेक्टर, ओके, ये लो। तो वही अपना एक 3D प्लेन बनाओ, ये अपना एक 3D प्लेन हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पर है कोई पॉइंट Q, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 y1 एंड z1, एंड पॉइंट R के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपने x2 y2 एंड z2। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, और हमने एक वेक्टर QR बना दिया, क्या बना दिया, वेक्टर QR। तो हमें बताने हैं कि इस वेक्टर QR के पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएंगे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर QR। तो QR के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, तो QR के पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, और R के पोजीशन वेक्टर में से Q का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, इस पूरे QR वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। क्या समझे कि सबसे पहले तो हमें R का पोजीशन वेक्टर लिखना है, और पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर अभी आप पीछे पढ़ के आए थे, है ना, और फिर इसमें से माइनस करना है Q का पोजीशन वेक्टर, तो यह आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। किसी भी लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो, या लाइन सेगमेंट ना बोला जाए तो अगर दो पॉइंट गिवन है तो उन दो पॉइंट से बनने वाले वेक्टर का भी आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। एक बात और मैं यहीं पे बता देता हूं, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, जैसे अभी तो QR वेक्टर QR के हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, हम लिखते हैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर RQ, किसके लिखने हैं हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर RQ। तो वेक्टर RQ की पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से R पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, जैसा हमने ऊपर किया था ना, जब हमने वेक्टर QR का पोजीशन वेक्टर निकाला, तो हमने वेक्टर R के पोजीशन वेक्टर में से Q का पोजीशन वेक्टर माइनस किया, मतलब जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर। ऐसे यहाँ पे करते हैं, तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर OQ, और माइनस कर देंगे वेक्टर OR। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर लिखना अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहीं पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं दिस इज अपना 3D प्लेन, ठीक है, ये अपना 3D प्लेन हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, और यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट मान लिया P, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x, y, z।
ठीक है, हमने इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाया तो ये बन गया अपना वेक्टर ओपी। ठीक है ना, तो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर बना वो क्या बन गया, वेक्टर ओपी। तो वेक्टर ओपी बन चुका है पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, और इसको जनरली वेक्टर आर से डिनोट किया जाता है। वेक्टर ओपी को डिनोट किया जाता है वेक्टर आर से। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था। अगर एक जनरल पॉइंट माना जाए एक्स वाई जेड, और उस जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाए, तो उस पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर आर से डिनोट करते हैं जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं 12th क्लास के अंदर या हायर स्टडीज के अंदर भी। जनरल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर बोला जाता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का कैसे निकालना है वो आपको पता चल गया। पोजीशन वेक्टर किसी लाइन सेगमेंट का कैसे निकालना है, या दो पॉइंट अगर दिए जाएं तो उन दोनों पॉइंट से बनने वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है, ये आपको आइडिया लग चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P135 एंड कंप्यूट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन निकालना नहीं सिखाया कि निकालते कैसे हैं मैग्नीट्यूड, अभी सिखा देते हैं। तो ये अपना एक 3D सिस्टम हो गया। लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो आपने बना दिया, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट पी, एंड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 135। ओके, आपने इसको पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाया, तो दिस हैज बिकम ओरिजिन वेक्टर ओपी, है ना। तो पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कैसे लिखते हैं पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओपी लिखते हैं, या फिर इसको नाम दे देते हैं वेक्टर आर। तो किसी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर तो लिखना कोई बड़ी महाभारत है नहीं, आप इजीली किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यही है बस पोजीशन वेक्टर, इसमें कोई हाथी घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। कोई पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वेक्टर ओपी, बस खत्म, यही है पोजीशन वेक्टर। इसने बोला एंड कंप्यूट्स इट मैग्नीट्यूड। देखो ये जो वेक्टर ओपी है, इस वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। और मैंने बताया था मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, उस वेक्टर की लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। अभी जो वेक्टर ओपी है इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालना आपने सीखा था कि आपको दो पॉइंट गिवन है, एक तो 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 होंगे, और दूसरा पॉइंट गिवन है 135। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यही तो है इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की लेंथ, है ना। और मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है वेक्टर की लेंथ निकालना, और वेक्टर की लेंथ आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो आ जाएगा वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ओपी को हमने वेक्टर आर बोला है ना, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का मतलब है मॉडुलस, या हम इसको जनरली आर से भी दिखा सकते हैं। या तो वेक्टर आर का मोड इस तरीके से दिखाओ, या फिर खाली आर लिख देंगे, तो उसका मतलब है कि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वेक्टर आर का। और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, और लेंथ कैसे निकालते हैं हम, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट, सीधा सॉल्व कर दूं क्या, ये 1, ये 9 10 और ये 25 35। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, √35। मतलब इस वेक्टर की लेंथ √35 यूनिट है। तो किसी भी उसका आप निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ या मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया ना, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। चलिए, इसके बाद आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखो, डायरेक्शन कोसाइंस हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड। वो दोनों तरीके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका पढ़ते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, कि सपोज कीजिए अपने पास एक 3D सिस्टम है। ठीक है, ये अपना एक 3D सिस्टम हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड अगेन दिस इज z एक्सिस। तो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस हो गया, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x y z।
इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, दैट इज वेक्टर OP, और इसको एक नाम दे देते हैं हम वेक्टर R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो कोई भी वेक्टर, ये जो वेक्टर OP हमने बनाया या वेक्टर R हमने बनाया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उन्हें तो बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। पहली बात समझ में आई। कोई भी वेक्टर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। और जो डायरेक्शन एंगल्स हैं अगर उनका कोसाइन ले लिया जाए, डायरेक्शन एंगल की कोसाइन वैल्यू, उसको हम वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अभी हम देखते हैं हमने क्या बोला। हमने बोला कि कोई वेक्टर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, मान लो इस वेक्टर आर ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, इस वेक्टर आर ने जेड एक्सिस तो बाद में आएगी, पहले वाई एक्सिस ले लेते हैं। इस वेक्टर आर ने वाई एक्सिस के साथ मान लेते हैं बीटा एंगल बनाया, और इस वेक्टर आर ने जेड एक्सिस के साथ मान लेते हैं गामा एंगल बनाया। तो ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला वेक्टर, वेक्टर आर, इन एंगल्स को बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन एंगल्स। और अगर इन डायरेक्शन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू ले ली जाए, मतलब कि कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, तो वो आ जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप डायरेक्शन कोसाइंस समझे कि कोई भी वेक्टर एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उनकी कोसाइन वैल्यूज और कुछ नहीं बल्कि उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको समझ में आया, डायरेक्शन एंगल्स भी आपको समझ में आया। अब हर बार कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ना लिखकर हम सिंपली एल, एम एंड एन से इनको डिनोट करेंगे। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बार बार क्वेश्चन में लिखना इज नॉट कन्वीनियंटफुल, तो इसलिए हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को रिप्रेजेंट करेंगे एल, एम, एन से। तो एल, एम, एन डायरेक्शन कोसाइंस बोले जाएंगे। ठीक है, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना स्टूडेंट्स, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा या एल, एम, एन, ये सभी डायरेक्शन कोसाइंस आपस में रिलेटेड भी होते हैं। तो मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये होता है आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये इन डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। या फिर दूसरे उसमें डिनोट कर सकते हैं इसको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की वैल्यू जो है एल, एम, एन ही तो है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये होता है अपना डायरेक्शन कोसाइंस। और यहीं से हम डायरेक्शन रेशियोज भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन आपको यहां तक आइडिया लगा, और यहीं से मैं आपको डायरेक्शन रेशियोज बताता हूँ। देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली क्या होता है, अगर ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज एल, एम, एन, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है एल, एम, एन, इसमें जो कोस अल्फा इक्वल होगा, कोस अल्फा वो इक्वल होगा आपका, वैसे तो कोस अल्फा आप समझते ही हैं, है ना, अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, और कोस अल्फा एक्स एक्स मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इस कोस अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो एक्स पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसमें जो एक्स वाली वैल्यू हो उसको आर से डिवाइड करके, और आर तो आप समझते हैं, आर आप समझते हैं ना, आर जो होता है वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है। आर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम कोस बीटा भी समझ सकते हैं। कोस बीटा क्या होता है? कोस बीटा होता है आपका वाई अपॉन आर। एंड सिमिलरली कोस गामा भी हम समझ सकते हैं। तो कोस गामा हो जाएगा आपका, कोस गामा हो जाएगा आपका जेड अपॉन आर, जेड अपॉन आर हो जाएगा कोस गामा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या हो जाएगा आपका? एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। अब अगर यहाँ से एक्स, वाई एंड जेड इन तीनों की वैल्यू निकाल ली जाए, है ना, एक्स, वाई एंड जेड तीनों की वैल्यू निकाल ली जाए, तो ये तीनों वैल्यूज एक्स, वाई, जेड डायरेक्शन रेशियोज बोले जाएंगे, है ना। तो एक्स, वाई, जेड क्या होते हैं? आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। कोई भी पॉइंट गिवन है तो पॉइंट गिवन होने का मतलब ये है कि वो डायरेक्शन रेशियो गिवन है। कोई भी पॉइंट गिवन है मतलब डायरेक्शन रेशियो गिवन है। और अगर डायरेक्शन रेशियो हमें निकालना पड़े, डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड गिवन है,
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो x कैसे आएगा, हाँ जी, यहाँ से निकालेंगे तो x यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर कोस एल्फा। आर कोस एल्फा को लिख सकते हैं एल इंटू आर, क्योंकि कोस एल्फा और एल एक ही तो बात है। y इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम एम इंटू आर, एंड जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन इंटू आर। तो एक्स वाई जेड यानी कि डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है और मैग्नीट्यूड गिवन है तो x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इज इक्वल टू एन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको एक तरीके से समझ में आ गया। अब दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। हाँ जी, तो सपोज कीजिए अपने पास एक सिस्टम है, वही 3D सिस्टम, ये अपना एक 3D सिस्टम हो गया। ओके, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और ये हो गया अपना कोई भी पॉइंट P। पॉइंट P हो गया अपना एक्स वाई जेड। ठीक है, और इसको हम क्वेश्चन ला देते हैं ओरिजिन से, दिस इज ओरिजिन O एंड दिस इज वेक्टर OP, और वेक्टर OP को हमने बोल दिया है वेक्टर R। ठीक है, सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पॉइंट, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर R लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वेक्टर R लिख देता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर R, तो इस वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियोज क्या लिखे जाएंगे, देखो इस वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियोज लिखे जाएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0, तो इस वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियोज लिखे हम x माइनस 0, यानी कि x माइनस 0, y माइनस 0 एंड z माइनस 0। इस तरीके से हम इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं वेक्टर R के, जो कि क्या आएंगे, x y z आएंगे। और अभी इससे जस्ट पीछे वाले मेथड में मैंने आपको बताया ना कि x y z जो होते हैं वो वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं। अब अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालना पड़ेगा हमें, इन सभी को एक्स वाई जेड को डिवाइड करना पड़ेगा आर से। एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर क्या बन गया था, डायरेक्शन कोसाइन बन गया था ना पीछे। कोस अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन आर थी, कोस बीटा की वैल्यू वाई अपॉन आर थी, एंड कोस गामा की वैल्यू जेड अपॉन आर थी। तो अगर इन सभी डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर दिया जाए मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर के, तो हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाए। ठीक है, और इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड या सिंपली इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ, और लेंथ का मतलब है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा r। और अगर इन सभी पॉइंट को इससे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे वेक्टर r के x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर and y upon under the root x square plus y square plus z square, and similarly z upon under the root x square plus y square plus z square। ठीक है, इस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम आर भी तो लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम सिंपली एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। तो अगर एंगल गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, और एंगल गिवन नहीं है, सीधा एक पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो भी आप डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक सिंपली एक पॉइंट गिवन है। अगर दो पॉइंट गिवन हो और तब हमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, उसको भी समझ लीजिए अभी। तो ये हो गया अपना एक 3D सिस्टम। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, दिस इज अपना जेड एक्सिस, और यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, दैट इज क्यू आर, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट आर। क्यू के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1, y1 एंड z1, आर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 एंड y2 एंड z2, और हमें वेक्टर क्यू आर एक बनाया है हमने। तो सबसे पहले तो वेक्टर क्यू आर के हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं। वेक्टर क्यू आर हमने बना दिया, तो हमें लिखने हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर क्यू आर।
तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर क्यू आर, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर निकाले थे ना क्यू आर के, ऐसे ही हमें डायरेक्शन रेशियोज भी निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे इसके, वो आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, तो ऐसे तो निकाल लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर भी, लेकिन वहां पर हम वेक्टर लगाते हैं, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ क्यू। ध्यान करो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं क्यू आर का, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ क्यू, ये तो बन गया पोजीशन वेक्टर। और अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आ गए हैं अपने डायरेक्शन रेशियोज। अगर डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो इन डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर दो इस वेक्टर क्यू आर के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर क्यू आर का मैग्नीट्यूड यानी कि ये, इसको हम चलो बोल देते हैं, क्या बोले इसको, इसको बोलते हैं चलो पी, पी इसका मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं। वो आएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, यही तो है इनकी वेक्टर क्यू आर का मैग्नीट्यूड। और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये आ चुका है इस वेक्टर क्यू आर का मैग्नीट्यूड। इन सभी डायरेक्शन रेशियोज को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, इस वेक्टर क्यू आर के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर क्यू आर वो बन जाएंगे आपके, देखो ये से बार बार लिखना थोड़ा अच्छा से लगेगा, तो मैं सिर्फ p लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 अपॉन p, y2 माइनस y1 अपॉन p एंड z2 माइनस z1 अपॉन p। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे से फिर से देखिए, आई गारंटी कि आपको डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीछे शोर आ रहा है तो इसको जरा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है आज। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 135। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो एक 3D सिस्टम बना लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है 135। और इसने बोला कि यहाँ का पोजीशन वेक्टर बताओ, क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। हम तो सब चीज बता देते हैं, इसने पूछा तो डायरेक्शन कोसाइंस से खाली। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा बोलो। अब तो आप बता सकते हो वेक्टर OP, या इसको नाम दे देते हैं हम वेक्टर R। ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे इसके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर OP या वेक्टर R। वेक्टर OP के या वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियोज, ये जो x y z की वैल्यू गिवन है, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ही तो है। या ऐसे कर लो 1-0, 3-0, 5-0, कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या, ऐसे लिख देना सीधा 135, है ना। अब हमें बताने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो इन डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से। और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आएगा आर और आएगा इक्वल्स टू अंडर द रूट इसका इसकी लेंथ, वेक्टर ओपी की लेंथ, यानी कि वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। या सिंपली समझो कि इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, गड़बड़ हो गई कुछ। चलो 1 मिनट रुक जाइए, अभी करते हैं इसका बंदोबस्त। आई होप कि सब कुछ ठीक हो।